हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के इतिहास का विभाजन देखा था कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा भारत के इतिहास को किस तरह से बांटा गया है, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। और अध्ययन के आधार पर हमने बताया था कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जिसमें से आज हम आपके साथ, चूंकि बहुत से मित्रों का मैसेज आया जिसमें यह एक तरह से रुझान मिला कि सर आप पूरा इतिहास हम लोगों को शुरू से पढ़ाइए। कुछ मित्रों का रुझान ये था कि सर आधुनिक भारत से पढ़ाइए, लेकिन जो मैक्सिमम जो रुझान था वह था कि सर आप शुरू से पढ़ाइए, ठीक ना। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए आज हम प्राचीन इतिहास का पाठ्यक्रम आपके साथ चर्चा करते हैं। और प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के साथ ही हम लोग प्राचीन इतिहास शुरू कर देंगे। जब मध्यकालीन पर आएंगे तो मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम आपके साथ डिस्कस करेंगे और मध्यकालीन हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से जब हम आधुनिक में आएंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने लगेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम के संदर्भ में, ठीक ना। तो प्राचीन भारत का इतिहास अब देखेंगे। ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास या इसी को कहा जाता है प्राचीन काल। समझिएगा, इसको तो पहले मैं दो प्रमुख भागों में बांटता हूं, दो प्रमुख भागों में, ठीक ना। अब आप देखेंगे कि आगे के कालों में फिर कैसे बटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे हम लिखते हैं प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन। शब्द पकड़िएगा, हमने किसकी बात किया है? प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन। और यहां पर हम प्राचीन भारत के राजनैतिक, राजनैतिक इतिहास का अध्ययन। समझिए, हमने दो प्रमुख पार्टों में बांट दिया। एक प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास, शब्द पकड़िएगा, सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? राजनैतिक इतिहास की बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो पहले जरा हम सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में देख लें कि प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिकों की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वह होता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल किसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं? पाषाण काल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, या इसको आप डायरेक्ट कहें हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसके बाद 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, विशेषकर यहां पर क्या? बौद्ध धर्म। इसके बाद क्या? जैन धर्म। इसके बाद क्या? भागवत धर्म। इसके बाद क्या? शैव धर्म। समझिएगा, ये रहा आपके प्राचीन भारत के इतिहास के सांस्कृतिक घटक। समझिए,
ये जो आप पाषाण काल देख रहे हैं, पाषाण काल मानव सभ्यता संस्कृति के उद्भव का प्रथम काल माना जाता है। तो पाषाण काल का जो आप एक टॉपिक देख रहे हैं, वास्तव में जब इस हम टॉपिक को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पर दो अन्य छोटे छोटे टॉपिक भी हैं। एक उसमें से आता है ताम्र पाषाण काल और दूसरा आता है महापाषाण काल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 टॉपिक हो जाते हैं, पाषाण काल 1, ताम्र पाषाण काल 2 और महापाषाण काल 3। इन 3 सभ्यताओं के विषय में यहाँ पर हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता आते हैं, जिसको आप लोक प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, या बोलचाल की भाषा में आप सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। मित्र, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको इन दोनों नामों में डिफरेंट बताऊंगा कि हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा गया और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया। आखिरकार एक ही सभ्यता के दो नाम क्यों पड़े। यहाँ पर भी हम हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे, एक चरण नहीं था, 3 चरण था। क्या आपको लगता है कि कोई क्षेत्र अचानक से शहरी होता है, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो क्या आपको यह लगता है कि कोई क्षेत्र अचानक से ही नगर बन जाता है? नहीं, सबसे पहले वह गांव होगा, उसके आधारभूत संसाधन अच्छे होंगे, वह शहर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, और फिर आधारभूत संसाधनों में यदि परिवर्तन होने लगता है, उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो मकान टूटने लगेंगे, सड़कें खराब हो जाएंगी, नालियां जाम हो जाएंगी, तो शहर से पुनः वह अपने पतन की ओर अग्रसर होगा और क्या बन जाएगा? गांव बन जाएगा। तो यह एक हड़प्पा सभ्यता की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को कहा जाता है प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरी को कहा जाता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और तीसरी को कहा जाता है हड़प्पा बाद। तो हम जब पढ़ाएंगे तो तीनों चरणों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में जो अगले सभ्यता का विकास होता है उसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता। क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, ठीक ना। और जो दूसरा समय होता है, जो दूसरा उसका चरण होता है, उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नॉर्मल हम लोग वैदिक सभ्यता कह देते हैं। और 20, 25, 30, 50 पॉइंट बता दिया जाता है और हो जाता है कि इतिहास हमने पढ़ लिया, वैदिक काल पढ़ लिया। लेकिन वैदिक काल का वास्तविक तौर पर खाका किसी को क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिरकार क्यों वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा, पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा क्या? उत्तर वैदिक काल। यदि मैं आपको ये कहूं वास्तविक तौर पर यदि आप इसको डूब कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे इतना डिफरेंट है। मैं अतिशयोक्ति हो सकता है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत अधिक डिफरेंट है दोनों में। एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा क्या है? दक्षिणीय ध्रुव है। दोनों में इतना डिफरेंट है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना। समय की बात कर लिया जाए, चूंकि समय से थोड़ा सा मैं परहेज करता हूं अक्सर। मैंने पहले भी कहा था कि प्राचीन इतिहास में आपको बहुत ज्यादा डेट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिन डेटों को बता दूं आप उनको कंठस्थ रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की बात कर लिया जाए तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय माना जाता है क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय। हमने 2 भागों में बांटा था वैदिक सभ्यता को। तो जो ऋग वैदिक काल का जो समय होता है वह होता है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है वह होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, ये तो वैदिक सभ्यता हो गई। जब वैदिक सभ्यता का अंत होगा, अंत से तात्पर्य है उत्तर वैदिक काल का जब अंत होगा, तो समाज में कर्मकांड पूरी तरीके से व्याप्त हो जाएंगे। समाज में पुरोहितवाद का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, इस प्रकार की जो तात्कालिक जो समस्याएं हैं ये प्रथम बार उभर कर यहीं पर आती हैं, ठीक ना।
अब आप देखेंगे कि समाज में एक प्रकार का सामाजिक तनाव हो रहा है, सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होता है, विशेषकर किस वर्ग में? ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में। समझिएगा, कई चीजें एक साथ होती हैं। सामाजिक तनाव से तात्पर्य है कि ब्राह्मण कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। और क्षत्रिय कहेंगे कि हम युद्ध कर रहे हैं, प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। अब दोनों के आपसी वर्चस्व को लेकर मैंने कहा ना कि समाज में एक प्रकार का सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो इसी समय क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चोट पहुंचाते हुए क्षत्रियों ने अपनी श्रेष्ठता को क्या कर लिया? स्थापित किया। और क्षत्रियों के द्वारा कहा गया कि ज्ञान प्रदान करना, ब्राह्मणों के संदर्भ में क्षत्रियों के द्वारा कहा गया कि ज्ञान प्रदान करना आपका पुश्तैनी बिजनेस नहीं है, हम ज्ञान भी प्रदान करेंगे और प्रजा की रक्षा भी करेंगे। तो जो वैदिक कालीन कर्मकांड थे उन्हीं के फलस्वरूप धार्मिक आंदोलन होता है और उन धार्मिक आंदोलनों के जो प्रणेता थे या जो प्रवर्तक थे या जो संस्थापक थे वो किस वर्ग से विशेषकर संबंधित थे? क्षत्रिय वर्ग से। विशेषकर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों वर्गों जो आए हैं, जो दोनों धार्मिक संप्रदाय आए हैं, इनके जो संस्थापक हैं वे कौन हैं? क्षत्रिय वर्ग से। एक बात समझिएगा, इन दोनों लोगों ने, दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे, चाहे मैं गौतम बुद्ध की बात करूं, चाहे महावीर स्वामी की बात करूं, ये लोग कुछ नई चीज इजाद करके नहीं लाए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि चीजें थी ही नहीं, इन लोगों ने आविष्कार कर दिया। किया क्या इन लोगों ने कि उस समय की जो तात्कालिक समस्याएं थी उन समस्याओं का सबसे सटीक समाधान प्रस्तुत कर दिया। इसलिए लोगों का जो जुड़ाव था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ हो गया। जैसे वे तात्कालिक समस्याएं क्या थी? लोग जाति पात से छुटकारा पाना चाहते थे, लोग भेदभाव से छुटकारा पाना चाहते थे, लोग चाहते थे कि सभी को समान सम्मान मिले, इसलिए लोगों ने कह दिया कि जाति पात नामक कोई संस्था होती ही नहीं है, सभी लोग आपस में बराबर होते हैं। तो अब आप हमको एक बात बताइए, जहां पर सम्मान मिलेगा लोग वहां पर जाएंगे कि जहां पर तिरस्कार होगा वहां पर जाएंगे? इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो एक काम किया, उस समय की जो तात्कालिक समस्याएं थी उन तात्कालिक समस्याओं का सबसे सटीक समाधान प्रस्तुत कर दिया। तो मित्र, यहां तक हम लोगों ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन कर लिया, ठीक ना? क्योंकि जगह कम है तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हमने सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन यहाँ तक कर लिया। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास का अध्ययन, ठीक ना? आइए, प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास का अध्ययन। प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास का अध्ययन। अब समझिएगा, चूंकि 600 ईसा पूर्व में दो घटनाएं एक साथ घटित होंगी, एक तो धार्मिक आंदोलन होगा और दूसरा होगा महाजनपद काल, ठीक ना? तो समझिएगा, यहां पर हम पुनः इसको दो भागों में बांटेंगे। एक उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास होगा, और एक दक्षिण भारत का राजनैतिक इतिहास होगा। दो भागों में हमने इसको पुनः बांट दिया, उत्तर भारत और क्या, दक्षिण भारत। समझिएगा, ध्यान से समझते रहिए। यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन तो हो गया। हमने बताया कि 600 ईसा पूर्व की एक और घटना है जिसको कहा जाता है महाजनपद काल। क्या? महाजनपद काल।
चूंकि महाजनपद काल की बात किया जाए तो इसी समय की दो पुस्तकें हैं, भगवती सूत्र और अंगुतर निकाय, ठीक ना। ये दो पुस्तकें हैं। इन दोनों पुस्तकों में हमको 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? 16 महाजनपदों की। जैसे अंग हो गया, काशी, कोसल, वज्जी, ठीक ना, गंधार, तक्षशिला, सुरसेन, तमाम ऐसे जनपद हैं, महाजनपद हैं, ठीक ना। मगध, तमाम ये ऐसे महाजनपद हैं। यानी कुल मिला के कितने? 16। यानी संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत से तात्पर्य है विशेषकर उत्तर भारत की बात किया जाएगा। विशेषकर कहाँ पे? उत्तर भारत में। सभी के सभी जो महाजनपद हैं विशेषकर उत्तर भारत में है। एक महाजनपद जो है वो गोदावरी के तट पर है दक्षिण भारत में, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कहाँ पर है? उत्तर भारत में है। तो समझिएगा, इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद है मगध। कौन है? मगध। ये जो मगध है वह आगे के कालों में अन्य सभी महाजनपदों को जीत लेगा, जिसको इतिहास में कहा गया मगध का उत्कर्ष। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? मगध का उत्कर्ष। अब मगध के उत्कर्ष से क्या तात्पर्य? भाई महाजनपद तो 16 थे, लेकिन सिर्फ मगध में ही क्यों उत्कर्ष हुआ? कुछ कुछ चीजों को लिंक कर दे रहा हूं। ये जो मगध वाला जो आधुनिक क्षेत्र जो है वो आज के बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। और बिहार की यदि बात किया जाए तो बिहार जो है गंगा हो गया, सोन हो गया, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो गंगा और सोन नदियों के द्वारा लाए गए उपजाऊ मैदान वाला जो क्षेत्र है वह आधुनिक बिहार का है। और उस समय बिहार के लोगों का, या इस समय भी बिहार के लोगों का यदि प्रमुख व्यवसाय माना जाए तो कृषि है। ये लोग खूब कृषि करते थे। जब खूब कृषि करते थे तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, खूब चावल पैदा करते थे, खूब खाते थे। जब खूब खाए तो इनकी प्रजनन शक्ति मजबूत है। पहले तो शारीरिक दृष्टिकोण पर मजबूत थे, जब शारीरिक दृष्टिकोण पर मजबूत हुए तो इनकी प्रजनन शक्ति, रिप्रोडक्टिव पावर भी मजबूत हो गया। जब प्रजनन शक्ति मजबूत हुई तो इनकी जनसंख्या भी बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ी तो इन लोगों ने क्या काम किया कि अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को सेना में भर्ती कर दिया। जब सेना में भर्ती कर दिया तो जो मगध की जो सेना थी वह अन्य महाजनपदों की अपेक्षा बहुत ही बड़ी हो गई। पहली बात, मगध की सेना अन्य महाजनपदों की अपेक्षा बड़ी है। दूसरी बात, ये जो मगध वाला जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से इन लोगों ने लोहा निकाला। और जब लोहा निकाला तो इन लोगों ने सुसज्जित औजार बनाए, जैसे भाला, बर्छी, तीर, कमान। यानी मगध के जो सैनिक हैं वो आधुनिक हथियारों से एकदम लैस हैं। जाहिर सी बात है, जब दोनों पक्षों में जब युद्ध होगा, एक सैनिक के पास उतने संसाधन ही नहीं है और सामने वाले के पास एकदम संसाधन है, तो कौन जीतेगा? मगध के लोग जीतेंगे। तो मगध के सैनिक जीत जाते थे। दूसरी बात, यहाँ के शासकों की त्रिपक्षीय नीतियां, वैवाहिक संबंध की नीति, मित्रता की नीति, युद्ध की नीति, इन नीतियों के फलस्वरूप भी यहाँ के क्षेत्रों ने बहुत विकास किया। चूंकि जो धार्मिक आंदोलन हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनकी जो कर्म भूमि बनी वह मगध बनी, और मगध का शैक्षणिक आधार अधिक हो गया। तो जिस देश का शैक्षणिक आधार अधिक होता है उस देश के लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव अधिक होता है। तो मगध के लोगों का जो लगाव था वह अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक था। ये लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए मगध के सैनिकों ने अन्य महाजनपदों को जीत लिया। इस घटना को इतिहास में कहा गया क्या? मगध का उत्कर्ष। अब समझिए, यहीं पर आगे हम लोग बात करेंगे मगध के प्रारंभिक राजवंश। किसके विषय में बात करेंगे? मगध के प्रारंभिक राजवंश। देखिए, मगध के प्रारंभिक राजवंशों की बात कर लिया जाए तो सबसे पहला आता है बृहद्रथ वंश, ठीक ना। इसके बाद हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, ठीक ना। और इसके बाद क्या? नंद वंश, ठीक। ये मगध के 4 प्रारंभिक राजवंश हैं। और आप देखेंगे कि जब नंद वंश का अंत होता है तो नंद वंश के अंत के समय लगभग नंदों के द्वारा, चूंकि
नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की जाएगी और अंतिम नंद वंश का जो शासक है वह है घनानंद। ठीक ना। तो नंदों ने एक काम अवश्य किया, ये व्यभिचारी प्रवृत्ति के अवश्य थे, लेकिन इनको इतना श्रेय अवश्य दिया जाता है कि नंदों के द्वारा या नंद वंश के शासकों के द्वारा संपूर्ण भारत को राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। इन लोगों ने संपूर्ण भारत को तो एक राजनीतिक सूत्र में नहीं बांध सके, लेकिन उत्तर भारत को इन लोगों ने एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। लेकिन इनके अधूरे काम को किसने पूरा किया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूरा किया गया। तो ये मगध के प्रारंभिक राजवंश हो जाते हैं। कौन? बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और कौन? नंद वंश। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक, अब देखें, इसी समय हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। प्रथम विदेशी आक्रमण समझिएगा, विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसा चलता है, मैंने कई मित्रों से भी इस सवाल को मैंने पूछा है, ऑफलाइन की कक्षाओं में मैंने एक बार नहीं कई बार सवाल पूछा है कि प्राचीन भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो बेहिचक लोग बता देते हैं सिकंदर के द्वारा किया गया या यूनानियों के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस दायरबाहू के द्वारा किया गया था। तो याद रहे, यदि ईरानी या पारसी भी इसको कहते हैं, यदि ईरानी आक्रमण ऑप्शन में दिया हो और यूनानी आक्रमण भी दिया हो तो आप किसको सही करेंगे? ईरानी आक्रमण को करेंगे। यद्यपि ईरानी आक्रमण को एग्जाम में पूछा नहीं है, यूनानी आक्रमण को पूछा है, इसलिए लोग यूनानी आक्रमण बताते हैं, लेकिन आपको याद रहे प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया था। और कौन? ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस दायर बाहू के द्वारा। तो ईरानी आक्रमण होगा और ईरानियों के बाद कौन आते हैं? यूनानी आते हैं। और यूनानी में कौन है? सिकंदर है। ठीक ना। और सिकंदर पश्चिम उत्तर भारत को क्या करता है? जीतता है। लेकिन इसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जब इसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर का भी गुरूर हम भारतीयों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। जो कि भारत संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकला हुआ था, लेकिन व्यास नदी के तट पर इसके सैनिकों ने सिकंदर का साथ छोड़ दिया और इसके सैनिकों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। यह प्रश्न आज भी इतिहास में शोध और अनुसंधान का विषय है कि आखिरकार सिकंदर के पास जब इतनी बड़ी सेना थी तो सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को क्यों नहीं पार किया? ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के सैनिक घनानंद के सैनिकों से भयभीत थे। अब यह इतिहास यहीं पर मौन होता है कि यदि दोनों के बीच में युद्ध होता तो क्या होता, लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं। लेकिन यदि सिकंदर भी अपने आप को सिकंदर समझता था तो घनानंद के पास भी कम सेना नहीं थी। शायद यही वह खौफ था, शायद यही वह भय था जिसकी वजह से सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एक छोटे से राजा, एक छोटे से क्षेत्र का स्वामी जिसका नाम है पौरव राजा पोरस, उसने सिकंदर के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। अब सिकंदर के सैनिकों को लगा कि एक छोटे से क्षेत्र का राजा, इसके पास इतने सैनिक हैं और इसके लोग इतनी वीरता से लड़ते हैं, इतने सूरवीर हैं, तो घनानंद के पास तो पूरा उत्तर भारत है, यदि उसके साथ युद्ध होगा तो हमारा अंजाम क्या होगा? सिकंदर भी भारत को बिना जीते ही यहाँ से उसको भी क्या होना पड़ा? जाना पड़ा। ठीक। तो ये जो वैश्विक जो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये लोग जो आंखें दिखाते हैं भारत को, अरे भारत का तो अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, हैं? हमने विश्व की महाशक्तियों को भगा दिया। अभी आजाद हुए हमको कितने साल हुए? 70-80 साल, 80 साल नहीं, 70-72 जो भी साल हुए हैं, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता है। यदि हम आजादी के मान लेते हैं 75 सालों में हमने इतना विकास किया है तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सब्र रखो, आने वाला समय हमारा है।
तो क्या हो गया, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। ठीक, तो याद रखिएगा। अब आप देखिएगा, चूंकि जो घनानंद के द्वारा जो एक साम्राज्य स्थापित किया गया था, अब प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार संपूर्ण भारत को एक राजनैतिक सूत्र में बांधा जाएगा, वो भी किसके द्वारा, मौर्यों के द्वारा। और शासक होगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में विशेषकर 3 शासकों को पढ़ना है। इसमें पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाने से पहले मैं उसके गुरु का नाम बताना चाहूंगा। उसके गुरु का नाम था चाणक्य। और समझिएगा, भारत के रंगमंच के इतिहास पर इन 2 नायकों का कैसे आपस में मिलन होता है। भारत के रंगमंच के इतिहास पर ये 2 नायकों का आगमन होगा, और एक के पास बल है, पुरुषार्थ है, ताकत है, जुनून है, जोश है, तो दूसरे के पास ज्ञान है, नीति है, पांडित्य है, तर्क है और राजनीति का पराकाष्ठ विद्वान है। अब जब दोनों एक साथ हो जाए तो आपको लग रहा है कि किसी के पास इतनी ताकत है जो हरा पाएगा। शक्ति भी एक तरफ और ज्ञान भी एक तरफ, दोनों एक होंगे, और दोनों के फलस्वरूप, मिलने के फलस्वरूप प्रथम बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होगी। और यह साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि फिर इतना बड़ा साम्राज्य किसी के भी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। चाहे मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, चाहे आधुनिक काल में अंग्रेज आए, चाहे आज आजादी के बाद भारत सरकार, किसी के भी द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया गया जितना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से स्थापित किया था। और उसको अधिक रूप विस्तारित करने का जो श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक को जाता है, क्योंकि अशोक ने कलिंग को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। भारत के इतिहास में 2 शासकों को महान कहा गया, एक अशोक को महान कहा गया और एक मुगल बादशाह अकबर को महान कहा गया। किसी शासक को महान क्यों कहा जाता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि किसी शासक को महान क्यों कहा जाता है। अब मौर्य काल के बाद जो अगला समय आएगा उसको कहा गया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल से क्या तात्पर्य भाई, मौर्योत्तर काल से तात्पर्य है जहां मौर्य काल में हमने संगठन की प्रक्रिया देखा, वही मौर्योत्तर काल में हम विघटन की प्रक्रिया देखेंगे। देखिए होता क्या है, इतिहास की धारा है, जो आया है वो जाएगा। यदि आपकी सत्ता स्थापित हुई है तो एक न एक दिन आपकी सत्ता अवश्य ही समाप्त होगी, कोई अमर होके नहीं आया है। तो मौर्यों का भी साम्राज्य विघटित हुआ। जब मौर्यों का साम्राज्य समाप्त होता है तो आप देखेंगे कि यहीं पर हम शासन की 2 धाराओं को देखते हैं, ठीक ना। एक होगा, यहीं पर 2 धाराएं चलती हैं, एक देसी वंश के शासक होंगे और दूसरे कौन होंगे, विदेशी होंगे। कौन, देसी। जो देसी वंश के लोग हैं वो भारत के आंतरिक भागों में होंगे, जैसे शुंग हो जाएंगे, कण्व हो जाएंगे, शुंग हो जाएंगे, कण्व हो जाएंगे, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, वकाटक, आंध्र सातवाहन, वकाटक, इस तरह के देसी वंश होंगे, ठीक ना। और विदेशियों की बात करें तो यवन, पहलव, शक और कौन, कुषाण। यवन, पहलव, शक और कुषाण, यानी 4 देसी और 4 क्या, विदेशी। जहां एक मौर्य साम्राज्य था, अब उसके खंडहरों पर कितने हो गए, 4 हो गए, जिसमें से 4 देसी हैं और 4 क्या हैं, विदेशी हैं। तो ये आपका रहा क्या, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं इसको मिटाऊंगा। धन्यवाद। अब देखें,
मौर्योत्तर काल के बाद क्या होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ अक्सर कि आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ चीजों को नोट करते चलें। अब मौर्योत्तर काल के बाद आएगा क्या, गुप्त काल। क्या आएगा, गुप्त काल। और गुप्त काल में एक बार पुनः हम संगठन की प्रक्रिया देखेंगे। श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, इसके बाद समुद्रगुप्त हो गया, रामगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ये तमाम इस तरह के शासक आएंगे। अब आप देखेंगे कि गुप्त काल कुछ मायनों में महत्वपूर्ण है, यहाँ पे याद रखना है। क्यों, सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल है, ढेर सारी पुस्तकें लिखी जाएंगी, मनुस्मृति इसी काल की रचना है, ठीक ना। इसके बाद मंदिर निर्माण की शैली, यदि हम नागर शैली की बात कर लें तो मंदिर निर्माण प्रथम बार इसी काल में होगा। इसके बाद मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली का भी आगमन इसी काल में होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी विशेषकर ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक। गुप्त काल के बाद अगला जो आएगा वो आएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के बाद क्या, गुप्तोत्तर काल आ जाएगा, समझिएगा मित्र। अब गुप्त काल के बाद जब गुप्तोत्तर काल आएगा, जहां पर तोत्तर लग गया समझ लीजिए कि विकेंद्रीकरण शुरू है। गुप्तोत्तर काल में पुनः तमाम छोटे छोटे राज्यों का आगमन होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे गुप्तोत्तर काल में, अब देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा क्या, पुष्यभूति वंश। इसकी स्थापना थानेश्वर में होगी, ठीक ना। थानेश्वर कहाँ पे है, हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर होगी। पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश, गौड़ वंश, मौखरी वंश, सेन वंश, ठीक ना। तमाम इस तरह के छोटे छोटे वंशों की स्थापना होगी, यानी तमाम छोटे छोटे वंश स्थापित हो जाएंगे, ठीक। इसी में से एक होगा पुष्यभूति वंश, जिसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर की गई थी। उसका एक शासक है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने प्राचीन भारत के इतिहास में एक साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया था। उसने उत्तर भारत को तो जीत लिया, लेकिन दक्षिण भारत का अभियान अधूरा रहा, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अब समझिएगा, ये जो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है ना, कभी कभी पूछ लेता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो पाल, प्रतिहार और कौन, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और कौन, राष्ट्रकूट, इन लोगों के द्वारा भाग लिया गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल। राजपूत काल, यदि राजपूत काल की बात किया जाए तो जैसे आपने देखा, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग हैं ये राजपूत ही हैं। चौहान हो गए, चंदेल हो गए, परमार हो गए, सेन हो गए, सोलंकी हो गए, ये जो तमाम राजवंश हैं, सिसोदिया हो गए, ठीक ना। ये किस वंश के हैं, राजपूतों के संदर्भ में। और राजपूतों की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, ठीक ना। राजपूत हमेशा मरने मिटने के लिए अपने मातृभूमि के लिए तैयार रहते थे। राजपूत कभी पीठ पे नहीं वार करते थे, छाती पे वार करते थे, इसको कहा जाता था राजपूत। तो यहाँ तक एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास क्या, राजनैतिक इतिहास का क्या होता है, अंत होता है। ये समय लगभग लगभग आपका 650 या 750 ईस्वी के इर्द गिर्द पहुंचता है यहाँ तक। और इसी समय भारत पर आक्रमण होगा, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके भारत को
और एक तरह से देखा जाए तो सिंध के राजा दाहिर को पराजित करता है। उसके बाद से मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन भारत में शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि ये जो आप काल देख रहे हैं वो विकेंद्रीकृत भारत है। तमाम छोटे छोटे राजवंश हैं, हमने दुनिया भर के राजवंशों का नाम बताया। ये आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जिनकी वजह से इनकी स्थिति कमजोर हो गई है। इनकी इसी स्थिति का फायदा उठा के जो राजपूत हैं, सॉरी, जो मुस्लिम शासक हैं या मुस्लिम आक्रांता हैं, इनकी इसी स्थिति का फायदा उठाकर भारत को गुलाम बना लेंगे और भारत में एक नई शक्ति का आगमन होगा जिसको कहा जाएगा इस्लाम। ठीक, अब ये रहा उत्तर भारत। उत्तर भारत के बाद अब हम मित्र बात करते हैं दक्षिण भारत की। किसकी बात करते हैं? दक्षिण भारत। ठीक ना? यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो हम लोग दक्षिण भारत में सबसे पहले शुरू करेंगे संगम साहित्य। संगम साहित्य, ये जो संगम साहित्य है, संगम का मतलब होता है सभा या बैठक। सभा या बैठक, इसका जो समय है ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 या 600 ईस्वी तक का समय संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। और संगम साहित्य को ही, संगम साहित्य से ही हमको जानकारी मिलती है संगम काल के विषय में, संगम काल के विषय में। और एक याद रखिएगा, एक प्रश्न बड़ा फेमस होता है कि संगम साहित्य में हमें किन राजवंशों का उल्लेख मिलता है? तो हमें 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, समझिए, चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों का ही, इन 3 के अलावा चौथे का उल्लेख नहीं मिलता है। तो चोल पढ़ना है, चेर पढ़ना है और पांड्य पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पल्लव। किसकी बात करेंगे? पल्लव। इसके बाद चालुक्य। चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं, हम बात करेंगे चालुक्य। इसके बाद क्या? राष्ट्रकूट। चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, चालुक्य और क्या? राष्ट्रकूट। एक बात और ध्यान रहे, जब हम दक्षिण भारत को पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत को पढ़ते समय आपको राजनैतिक उपलब्धियों पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ आपको सांस्कृतिक उपलब्धियों पर भी विशेष ध्यान देना है। ठीक ना? क्योंकि दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको सांस्कृतिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत को पढ़ना है। तो इस प्रकार से मित्र ये पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास का पाठ्यक्रम रहा, जिसके ऊपर हमने बिंदुवार आपसे चर्चा किया है। आपको इतने बिंदुओं पर ध्यान देते हुए प्राचीन इतिहास को पढ़ना है। ठीक ना? अब देखिए, इस तरह से ये समाप्त हुआ। कल से हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक, उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, और पाषाण काल से हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। और मेरी पुनः एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। जैसे यदि कुछ मित्रों ने कहा कि सर चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, आज भी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि ये चैनल चला के रहूँगा। ये चैनल चलाने के लिए हम किसी दूसरे ऊपर की निर्भर नहीं है, ये खुद मेरा चैनल है, मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे चलाना है, मैं इस चैनल को प्रेम पूर्वक चलाऊँगा। सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किया गया है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल का प्रचार करिए, लोगों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा मकसद अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना है। ये तभी संभव है जब लोग मुझसे जुड़ेंगे। तो लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।